भाई गुड आफ्टरनून है, बढ़िया हालचाल है। ओके, लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। बट लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले लास्ट टाइम का थोड़ा ब्रशअप मार लेते हैं। लास्ट टाइम वी सॉ स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। आई होप यू रिमेंबर। Speed of sound waves, they depended on bulk modulus and density, and we got v is equal to root of b by rho. और अगर वन डिमेंशनल मीडियम है तो इट वुड बी v is equal to root of Young's modulus y by rho. So this was it. फिर हमने न्यूटन का assumption किया स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। न्यूटन assumption या न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन ने कहा कि the process of sound propagation in air is isothermal in nature. As a result, B bulk modulus was equal to P, and we got V is equal to root of P by rho, where P was pressure and rho was density. Okay, but इस आइडिया से हमको स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर मिली करीबन 280 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता चला कि 330 के आसपास है। सो इसका मतलब है इस फॉर्मूला में कुछ गलत था। उस गलती को सुधारा लाप्लास ने, एंड लाप्लास का करेक्शन ये कहता है कि साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज एडियाबैटिक इन नेचर। सो साउंड प्रोपगेशन इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एज अ रिजल्ट बल्क मॉड्यूलस बी was equal to gamma p. Here gamma is the adiabatic constant, Cp by Cv, and as a result the speed of sound becomes V is equal to root of gamma p by rho. और इसको इस्तेमाल करने से करीबन 331 मीटर पर सेकंड आया, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी करीब है, काफी मिलता जुलता है। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस हमने डिराइव किया था न्यूमेरिकल नंबर 4 का सहारा लेके। V was equal to root of gamma RT by MO. T was absolute temperature and MO was the mass of 1 mole of the gas. So this was the idea that we saw last time, and इस आइडिया पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी किए। आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स करेंगे और बीट्स करेंगे, और इस चीज को आगे बढ़ा देंगे। ओके, लेट्स गो ऑन। अच्छा, इसमें से अब तक जो भी किया उसमें कोई डाउट, कोई भी नहीं? ओके ग्रेट, चलो शुरू करते हैं। अब ये सर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? इमेजिन कीजिए एक स्ट्रिंग है और तुमने यहां से खींचा, डिस्टरबेंस आया, एक पॉइंट पे डिस्टरबेंस आया, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है। इस साइड से किसी और ने खींचा और डिस्टरबेंस आया, और पार्टिकल इस वेव के अंदर भी ऊपर नीचे करता है। तो दोनों वेव का जब मिलन होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमको बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं कि व्हेन टू और मोर वेव्स, ऐसा नहीं है कि दो ही मिल सकती है, दो से ज्यादा भी मिल सकती हैं, मोर वेव्स meet at a point, then the resultant displacement at that point, important word coming up, resultant displacement at that point is equal to the vector sum, ladies and gentlemen, not to any, is equal to not to the standard scalar sum, but the vector sum, जिसे आप algebraic sum भी कह सकते हैं, algebraic sum of the individual displacements. इसका अर्थ भी समझा देता हूं, no problems as such, but the most important word here is vector sum या algebraic sum. Now for example, ये डायग्राम देख के ही समझ में आएगा। सपोज ये कोई पॉइंट है A, एंड सपोज यहां से कोई वेव आ रही है और इस पॉइंट A पे आके उस वेव का डिस्प्लेसमेंट है 5, बराबर। एंड यहां से कोई और वेव आ रही है जिसकी वजह से ए का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2। एक वेव यहां से आई जिसकी वजह से ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया 5,
यहां से दूसरी वेव आई जिसकी वजह से ए का डिस्प्लेसमेंट हो गया 2। अब इन दोनों के अंडर में दोनों का मिलन होगा ए पे, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए? Don't you agree it will be 5 plus 2, which is 7? Let me take another case. मेरे पास एक वेव आई है, यहां से एक वेव आई एंड गंदा क्रेस्ट, ओके 5। यहां से दूसरी वेव आई एंड उसके अंडर में डिस्प्लेसमेंट है 2। अब इन दोनों का मिलन बताओ तो क्या होगा? 7। वेरी वेल। अगर तुम ऊपर की डायरेक्शन को प्लस पकड़ रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन को माइनस पकड़ना है, ड्यू टू विच, बिकॉज इट इज नॉट सिंपली स्केलर सम 5 और 2 7, 5 और 2 7 नहीं, एल्जेब्रिक सम है, इसके साइन को भी कंसिडरेशन में लेना है। सो ए का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, बता देता हूं, 5 plus minus 2, which is 3. Do you understand? This is what is a very simple idea. एकदम सिंपल बात है। अच्छा, क्रेस्ट को पॉजिटिव लेना है, ट्रफ को नेगेटिव लेना है, एंड सच लवली। सो दिस इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको बात समझ में आई? ऑलराइट, ओके। मैं अब कुछ जनरल रिजल्ट आना चाहूंगा, ये उड़ा दूंगा अभी, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत? So the most important word here is vector sum. अच्छा, so suppose we have two waves. Suppose we have two waves. एक है y1 as a function of x and time, and y2 as a function of x and time, which meet at a point. So what will be the resultant displacement at that point? The resultant displacement at that point is, now don't you agree the key word here is vector sum? So as it is, so the resultant displacement at that point, y as a function of x and time is equal to, पहली वेव का कितना है y1 as a function of x and time, और दूसरी वेव का कितना है y2 as a function of x and time. So in a very simple equation, the resultant displacement at that point, y is a function of x and time, is equal to y1 as a function of x and time plus y2 as a function of x and time. अच्छा, अगर n होते तो ऐसे नेट क्या हो जाता? Don't you agree it would be y1 plus y2 plus tuck 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 plus yn? Agreeable? So n का भी मैं निकाल के दे ही देता हूं आपको, बट n का एक अलग तरीके से देता हूं मैं, ऐसा इक्वेशन जो आपने पहले कभी देखा नहीं। और डोंट वरी, आपके सारे सवाल मैं जानता हूं कि सर ये कहां से आया, क्या होगा, कैसे हुआ, मैं जानता हूं। सपोज लेट अस से, लेट देयर बी n functions, wave functions हम कहते हैं इसको। So as a result f1 x minus tv, f2 x minus tv, tuck tuck tuck, fn x minus tv. Now before you ask me, sir ये y is a function of x and time तो समझा, ये x minus tv क्या लिख रहे हो, ये कहां से आया? बता देता हूं, एक्चुअली ये भी वेव फंक्शन का ही एक प्रकार है। ऑलराइट, सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट वेयर ऑल दीज फंक्शंस मीट, वेयर ऑल दीज फंक्शंस मीट इज, भाई डोंट यू एग्री ये सीधा सम हो जाने वाला है। सो जिस मोमेंट ये सारे मिलेंगे 1 2 टक 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 एन,
तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, सो F will be equal to F1 plus F2 plus plus Fn, which is F1x minus TV plus F2x minus TV plus plus Fn x minus TV. So can I simply say the resultant F is equal to summation from I equal to 1 to n Fi x minus TV. Now don't think too much because there is nothing to be thought. जो मैंने ये फंक्शन लिखा है कि दो मिल रहे हैं चुपके चुपके, तो रिजल्टेंट है y is a function of x and time is y1 plus y2, simple as that. उसी तरह अगर n मिल रहे हो तो net will be f1 plus f2 plus plus fn. So this is the idea of superposition principle. Now before I go on, I think x minus tv से आपका तारुफ करा दूं. ये कहां से आया, क्यों आया? I am taking all this off. x minus tv, सर ये x minus tv है कौन? जब अगर मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन फॉर वेव है, तुम बोलोगे सर क्या हमसे मजाक कर रहे हो? इक्वेशन ऑफ अ वेव तो y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t है, तो ये कैसे हो गया? अरे बिटुआ, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा t तो एक फॉर्म है, मेन फॉर्म y is a sin kx minus omega t. This is the chief form. अब मैं इसके तीन और फॉर्म निकालूंगा. अच्छा, do you know k is 2 pi by lambda? हाँ सर मालूम है k is 2 pi by lambda. ओमेगा is 2 pi by t. हाँ ये भी पता. तो k की जगह 2 pi by lambda लगाता हूं, ओमेगा की जगह 2 pi by t लगाता हूं, तो इक्वेशन क्या बनाता हूं? 2 pi by lambda into x minus 2 pi by t into t. डोंट यू अग्री? यहां से 2 pi को बाहर ले सकता हूं ब्रैकेट के, तो y is a sin 2 pi x by lambda minus छोटा t by बड़ा t. ये आया आपका सेकेंड फॉर्म. बराबर? कैन यू सी दिस इज योर सेकेंड फॉर्म. अच्छा, अब एक और चीज का दर्शन कराता हूं आपको. ऑल्सो डू यू रिमेंबर v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के? हाँ, स्पीड लास्ट टाइम देखा था, उससे पहले v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के. तो हाउ मच इज ओमेगा? हाउ मच इज ओमेगा भाई? इजंट इट इक्वल टू v के? तो इस ओमेगा की जगह मैं v के पुट अप करता हूं एंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? kx माइनस ओमेगा की जगह v के इंटू टी. अब दोनों जगह से के कॉमन लेके बाहर ले लो. सो व्हाट डू आई गेट? y इज इक्वल टू a साइन k ब्रैकेट x माइनस टीवी. कैन यू सी? आया ये तीसरा इक्वेशन. एंड क्या ये x माइनस टीवी के फॉर्म में है? जैसे मैंने आपको कहा था, x माइनस टीवी इज ऑल्सो एन इक्वेशन फॉर द वेव. जो ये पहला फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है, अब तक हमको इसकी वगैरह एक और दो फॉर्म भी है, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको उसके साथ मेल मिलाप है ही नहीं. हाँ, जेई वगैरह में हम ये फॉर्म्स को भी इस्तेमाल करेंगे, बट हमारे लिए फिलहाल बोर्ड के लिए सिर्फ ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए निकाला है. Okay, if you want to have a look, you can have a look. Okay, I'm taking this off now. Right, गियो, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अच्छा ऐसा भी होता है. अच्छा, इट्स लाइक दैट, बस, बाकी कुछ नहीं. ओके, अब क्या करने जाएंगे? एक काम करते, दो चीजों का मिलन तो करते हैं. अब तक तो सिर्फ बाहर खड़े रह के देख रहे थे, अब थोड़ा अंदर घुस के मिलन करता है. ओके, वी हैव टू वेव्स. हमारे पास दो वेव्स हैं, both traveling along the x direction. Let us say the first one, y1 as a function of x and time is a sin kx minus omega t. ये पहली वेव है. The second wave has same amplitude, same speed and
has a phase difference of phi with respect to the first wave. सर अर्थात बताता हूं, y2 as a function of x and time, आप खुद ही देखें, a sin kx minus omega t plus phi. Do you realize both these equations are very, very much similar? This is y1 is a sin kx minus omega t, y2 is a sin, amplitude same, sin kx minus omega t, and बस इसमें और इसमें phi का फर्क है. सो ये phi का फर्क मतलब इन दोनों के फेज में phi का डिफरेंस है. दिस माइनस दिस करो तो phi मिलेगा. सो फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ वेव्स इज सेड टू बी phi. नाउ बोथ वेव्स मीट एट अ पॉइंट. But what is the resultant displacement? At that point, isn't it y is equal to y1 plus y2? मैं एज अ फंक्शन ऑफ x टाइम वगैरह नहीं लिख रहा हूं. y1 ये रहा, y2 ये रहा, दोनों में a कॉमन है तो a अंदर, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ. अब जो भी मेरे साथ देख रहे हैं इसको और कर रहे हैं, दे कैन सी दिस इज कॉल्ड a and this is called v. So the term in the brackets, doesn't it correspond to sin a plus sin b? बराबर. मैथ्स वाले जानते हैं sin a plus sin b क्या होता है. होता है 2 sin of a plus b by 2 cos. Is this agreeable? ये a है, ये b है, तो sin a plus sin b is 2 sin of a plus b by 2 cos a minus b by 2, and I'll do it in a jiffy. तो ये 2 यहां आगे आ गया, 2a sin kx minus omega t plus kx a minus omega t plus phi. Isn't it 2kx minus 2 omega t plus phi the whole by 2? Is this agreeable? Into cos by kx minus kx. अच्छा पहले लगा देता हूं kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ. अब आसानी से कटिंग हो जाएगा. kx माइनस kx गया, माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी गया, बचा कौन? फाइ. माइनस फाइ बाई 2, बट कोसाइन तो इवन फंक्शन है तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 2a cos, you know, cos of minus 5 by 2 is same as cos 5 by 2 into sin. अच्छा 2kx minus 2 omega t, 2 ब्रैकेट में से बाहर लाके कटिंग, kx minus omega t plus. Is this much absolutely workable? कोई शक? बराबर है. सो kx माइनस kx उड़ गया, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी उड़ गया, बचा क्या? माइनस 5 by 2, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 5 by 2 एंड साइन ऑफ 2 कॉमन करके नीचे ऊपर कट, kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 by 2. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक वेव है. ये किस तरह की वेव है सर? भाई साइन kx माइनस ओमेगा टी का फंडा है ना, तो इजंट दिस आल्सो अ ट्रैवलिंग वेव? यस इट इज. बस फर्क एक ही है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है ना ये है, उसमें ये कोसाइन वाला फंक्शन आता है, ये है उसका एम्पलीट्यूड. सो अलाउ मी टू टेक दिस ऑफ. So this is also a traveling wave. This is also a traveling wave. ये रहा, क्योंकि sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस समथिंग है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग वेव. तो एम्पलीट्यूड उसका, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ फाइ इज 2a cos phi by 2. दिस इज द एम्पलीट्यूड 2a cos phi by 2. इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो फाइ पे डिपेंड करेगा, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. अच्छा व्हाट इफ
phi is 0, बताओ तो जरा, अगर phi को 0 ले लिए तो 0/2 is how much? 0. And how much is cos 0? 1. So then amplitude is A at 0 at phi 0 है, is equal to 2A cos 0 which is 2A. So and ये वाला यहां भी तो 0/2 0 हो गया. So resultant wave भाई रिजल्टेंट वेव क्या होगा अगर आप बता सको तो? वाई यहां 2A cos phi by 2 में से सिर्फ 2A बचा, साइन kx माइनस ओमेगा टी. क्या बात है, क्या बात है. ये नंबर क्या है? 4. एंड अगर लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, अगर फेज डिफरेंस है पाई 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 180 डिग्रीज, 180/2 इज हाउ मच? 90. तो amplitude at pi is 2A cos 90. And pray tell me how much is cos 90? Oh my god. So resultant, भाई रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जी महाराज? 0. सर ये इसका कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब तो बात सही है, मैंने डिराइव कर दिया, पर मैं आपको यहां पे इसका मतलब ड्रॉ करके बताता हूं कि सर फेज डिफरेंस 0 का मतलब क्या, फेज डिफरेंस पाई का मतलब क्या. भाई फेज डिफरेंस 0 का मतलब है क्रेस्ट से मिल रहा है क्रेस्ट, बराबर. सो ये है तुम्हारा फेज डिफरेंस इज 0. तो इसके साथ किसका मिलन होगा? अरे गंदा हो गया. भाई क्रेस्ट जब मिलता है किसी क्रेस्ट से, मतलब इसी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना? A प्लस ए कितना हो जाएगा? 2A, है ना. इसका मतलब है फेज डिफरेंस 0 है, क्रेस्ट से मिल रहा है क्रेस्ट और मजा आ रहा है. अच्छा अगर मैं फेज डिफरेंस पाई करूं, इसका मतलब समझा देता हूं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से. डायग्राम देख करके तुम समझ जाओगे, अच्छा ये आलम है. भाई ये देखा आपने, फेज डिफरेंस पाई का मतलब है 180 डिग्री आगे बढ़ गई है वेव, मतलब क्रेस्ट से अब मिलेगा ट्रफ और मामला हो जाएगा रफ. भाई कोई बता सकता है कि जब A से -A मिले तो क्या होगा? 0. ओ माय गॉड, कैन यू सी? कोई वेवफॉर्म ही नहीं है. सो +A -A से मिला 0 हो गया, -A +A से मिला 0 हो गया. ये का मतलब है इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 है और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2A है, बराबर. दिस इज फेज डिफरेंस 0 वेयर क्रेस्ट मिक्सेस विद अ क्रेस्ट. फेज डिफरेंस पाई या 180 का मतलब है क्रेस्ट मिक्सेस विद ट्रफ. इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? कोई शक? ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद नया टॉपिक आया रिफ्लेक्शन ऑफ वेव. अब ये कतई मत समझना तुमने जो बचपन में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन किया था वैसा कुछ, ना ऐसा कुछ नहीं कर रहे. हम यहां पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. बाथरूम में बाल्टी रखी है, बकेट पानी से भरी हुई है, बीच में एक बूंद गिरती है एग्जैक्टली सेंटर में, ठपक, और वहां से रिपल शुरू होता है. इफ यू हैव नोटिस केयरफुली, these ripples start from the center, go till the end of the bucket, to the edge of the bucket, they strike at the edge of the bucket, and if you are observant enough, have you observed they tend to come back? Have you seen that? So this is what is called reflection of waves. भाई ऐसा क्यों हुआ? ये जो रिपल शुरू हुए वो बाल्टी के एज के पार क्यों नहीं चले गए?
बाल्टी के थ्रू होते हुए बाहर क्यों नहीं निकल गए? क्योंकि सर मीडियम चेंज हो गया था। ये रिपल्स किस में थे? पानी में, और पानी बाल्टी के एंड तक ही था, तो बाल्टी के एंड तक टकरा के अब वो बाहर तो जा नहीं पाएगा पानी, तो पानी वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके आ गया। जैसे बॉल जाता है ना ठक, क्या वो दीवार के अंदर घुस के निकल जाता है बाहर? नहीं, वो उसको टकरा के वापस आता है। दिस इज द फिनोमिनन विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अब इसमें दो पड़ाव है। पहला, वी आर गोइंग टू लुक एट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अर्थ क्या है सर? मीनिंग इज व्हाट? रिजिड सपोर्ट। ये सब कुछ डायग्राम के उस पे ही बनने वाला है, बगैर डायग्राम के इस चीज को समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है बहुत। गंदा डायग्राम, पहली लाइन हमेशा गंदी होती है। अब ये ठीक है। सपोज मेरे पास ये दीवार है और यहां ये खिल्ला मारा है मैंने, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ओ, एंड इस खिल्ले के साथ मैंने एक डोरी बांधी है। सो अंडरस्टैंड दिस, ये दीवार है, यहां पे खिल्ला मारा, ठक 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 ठक, दीवार के अंदर घुसेड़ दिया, ये है, और उसके साथ बांधी है डोरी, और ये है वो डोरी। अब मैं यहां से झटका मारता हूं, ठिचकिया हूं, डोंट यू अग्री? यहां से डिस्टर्बेंस अब आगे बढ़ेगा इस तरफ। तो लेट मी शो यू, ये एक ही दीवार है, डायग्राम अलग अलग है। नहीं तो लोग बोलेंगे सर कितने खिल्ले मारे? भाई खिल्ला एक ही मारेला, यहां से ये डिस्टरबेंस इस तरफ आगे बढ़ेगा। अब ये डिस्टरबेंस यहां पहुंचा एंड ये सिचुएशन है। अब यहां ओ पे क्या होगा? दैट इज द $1,000,000 क्वेश्चन, कि ओ पे क्या होगा? दो बातें, बिल्कुल सही बात। क्या ये डिस्टरबेंस पॉइंट ओ खिल्ली के थ्रू होते हुए दीवार में घुस जाएगा? विल दिस डिस्टरबेंस गो फ्रॉम द स्ट्रिंग टू द नेल, द आयरन नेल, एंड इनसाइड द वॉल? Will it happen like that? No, because the medium is changing. So the disturbance will not see the medium changing. As a result, it will strike point O and it will tend to come back. So that is the first thing, कि wave point O से अब reflect होगी। अच्छा, point O जो है किस टाइप का सपोर्ट है? रिजिड सपोर्ट है, फ्री सपोर्ट है? रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या समझते हो? इज दिस पॉइंट एबल टू वाइब्रेट अप एंड डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ वेव्स? नो। क्या ये खिल्ला दीवार में ऊपर नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। सो व्हाट हैज टू बी द नेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ओ? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट ओ पे क्या होना है? जीरो। इसका मतलब है, याद रखना, ओ पे दो वेव्स है, इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव है, और अब रिफ्लेक्टेड, और इन दोनों के अंडर में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है? जीरो। अर्थात ये रिफ्लेक्ट कैसी होगी? कैन यू सी? कौन सी लाइन टेढ़ी है? मुझे यो टेढ़ी लाग रही है, यो भी। क्या आपने देखा? ये आया था क्रेस्ट बन के और गया ट्रफ बन के, क्योंकि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ओ पे कितना होना है? जीरो। सो जीरो तभी होगा ना जब प्लस ए और माइनस ए मिलेंगे। तो इंसिडेंट वेव कम्स एज अ क्रेस्ट and reflected wave goes back as a trough, and finally final diagram, ये है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव जो जा रहा है अपने घर, जहां से आया था वहीं रिटर्न। सो ये आया क्रेस्ट बन के, अगर आया है क्रेस्ट बन के तो जाएगा
ट्रफ बन के. दिस इज द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ रिजिड सपोर्ट. ऑलराइट, सो थोड़ी लिखा पढ़ी कर लेते हैं. नाउ पॉइंट ओ is a rigid support and a string is tied to it. A disturbance is given and a wave moves towards point O. अब now at point O, the disturbance will not change the medium, so it gets reflected back. पहली बात, ये मीडियम चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग का ही मीडियम है, तो स्ट्रिंग के मीडियम के साथ ही रहेगा. मीडियम चेंज नहीं करेगा तो यहां तक पहुंचने के बाद अब वो वापस रिटर्न आएगा. ऑल्सो पॉइंट O is a rigid support. That means it does not vibrate under the influence of any wave. That is, it does not vibrate under the influence of disturbance. So net displacement at O is 0. पेन की तो परिस्थिति गंभीर है. That means, that is, a crest is reflected back as a trough and vice versa is also true. अगर ट्रफ आता, अगर यहां पे ट्रफ आता तो रिफ्लेक्टेड कैसा जाता? क्रेस्ट बन के. कोई भी हिसाब में इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या हो जाना है? 0. तभी जाके ये वेव आगे बढ़ पाएगी. सो क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ ट्रफ एंड वाइस वर्सा. मैं इक्वेशंस लिखना चाहता हूं. एज अ रिजल्ट आई विल टेक दिस मच. ओके, डोंट माइंड. है तो इक्वेशंस फॉर इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स लिखना चाहेंगे. भाई इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव, कैन यू सी द इंसिडेंट वेव? सपोज ये ओरिजिन है. Isn't this wave going towards the origin, going towards the negative direction? Is this agreeable? Yes, sir. So कोई भी वेव अगर नेगेटिव एक्स में जा रही है तो उसका इक्वेशन क्या होना जाना है? yi is a sin, anybody? kx plus omega t. And the equation for reflected wave, yes, कितना? minus omega t. A sin kx minus omega t. पर एक लोचा है. यहां पे प्लस ए था इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड में माइनस ए गया. वो तो यहां पे कहीं दिख नहीं रहा है. तो ठिचक्याओ, कैन यू सी दिस? सो ये माइनस ये डिपिक्ट करता है कि इंसिडेंट अगर क्रेस्ट है तो रिफ्लेक्टेड में क्या होगा? ट्रफ. इस माइनस को इस माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है. सर तो फिर ये माइनस क्या कहता है? भाई ये माइनस ये दिखाता है ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. kx प्लस ओमेगा टी इसलिए था बिकॉज वेव इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, एंड kx माइनस ओमेगा टी यहां इसलिए है बिकॉज वेव इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स. तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है. तो एम्पलीट्यूड क्रेस्ट और ट्रफ दिखाता है ये. सो a और माइनस a signifies this. Also I can also write another equation for yr. मैं ये माइनस को अंदर अगर घुसेड़ दूं तो kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई. सर ये पाई का मतलब क्या है? कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस है. क्रेस्ट और ट्रफ हो गया ना. दैट इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स
हैव अ फेज डिफरेंस, ये बाकी का उड़ाना जरूरी है, लाजमी। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि अगर पाई का फेज डिफरेंस हो, इसका मतलब क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिलता है। सो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। अच्छा, इसी वक्त मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, अगर ये खिल्ला ना होकर कोई ऐसी बात होती जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकती, तो क्या होता आलम? सो दैट विच द सेकेंड पड़ाव, विच इज कॉल्ड फ्रॉम अ फ्री सपोर्ट। कैन आई टेक दिस डायग्राम्स ऑफ नाउ? Yes, sir. ओके, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? कोई शक? So, sir. आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। थोड़ा इमेजिनेशन का मसाला। नंबर 2, फ्रॉम अ फ्री सपोर्ट। अब आपको फ्री सपोर्ट भी दिखाता हूं कैसा होता। जैसे वो डंडा था, वो दीवार थी, यहां एक छोटा सा डंडा बनाया एंड मैंने एक रिंग बांधी है। दिस इज अ रिंग एंड इस रिंग के साथ, इस रिंग का जो डायमीटर है वो इस डंडे के साइज से बड़ा है। ओके, और यहां मैंने एक डोरी बांधी हुई है। सेम आइडिया, बस फर्क उतना, उसमें खिल्ला था जो दीवार में मारा था, यहां एक डंडा है और उसके ऊपर लगाई एक रिंग, रिंग से बांधी हुई है डोरी। झटका मारा, डिस्टरबेंस चालू। भाई एक ही रिंग है, गलती से मत समझना, बहुत सारी रिंग है। डिस्टरबेंस आया, इसको पॉइंट ओ ही कहते हैं। एंड एक पॉइंट पे ये है मेरा इंसिडेंट वेव। अब डिस्टरबेंस पहुंचा है पॉइंट ओ। दो चीजें होंगी। पहली चीज, क्या ये डिस्टरबेंस इस रिंग के थ्रू होते हुए आगे बढ़ेगा? नो। No, sir. ये डिस्टरबेंस इस स्ट्रिंग का है, तो ये यहां पहुंच के मीडियम चेंज देखा उसने, वो स्ट्रिंग मीडियम चेंज, तो वो सारी एनर्जी यहां टकरा के अब क्या होगी? वापस आएगी। सेकेंडली, तो रिफ्लेक्शन का मामला हो गया। सेकेंडली, क्या ये जो रिंग है वो रिजिड सपोर्ट है या फ्री सपोर्ट है? Free support. इज इट एबल टू वाइब्रेट अप एंड डाउन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द डिस्टर्बेंस? यस। Yes. पहले वाला खिल्ला पॉसिबल नहीं था वाइब्रेट करे, बट ये रिंग इस डंडे के ऊपर नीचे जा सकती है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द वेव। एज द रिजल्ट, जब ये रिटर्न जाएगा, कोई कह सकता है क्या होगा? रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, नो डाउट, पर क्रेस्ट क्या बन के जाएगा वापस? Cross. ओ चचा, भाई क्रेस्ट ट्रफ बन के तब जा सकता है जब इस पॉइंट ओ पे नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो। पर अगर ये पॉइंट फ्री टू वाइब्रेट है ऊपर नीचे, तो डोंट यू अग्री, क्रेस्ट आया है तो ये इसको ऊपर ले जाएगा और वापस क्रेस्ट बन के ही रिटर्न जाएगा। डोंट यू थिंक सो? Yes, sir. बरोबर। एंड एज द रिजल्ट फाइनली कोई भी टाइप का फेज डिफरेंस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में नजर आएगा नहीं। सो ये बहुत बढ़िया चीज है, फेज डिफरेंस पाई नजर आता है रिजिड सपोर्ट में, बट फ्री सपोर्ट में क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक एज अ क्रेस्ट एंड वाइस वर्सा, नो फेज डिफरेंस। सो पॉइंट ओ इज अ फ्री सपोर्ट and a string is tied to that free support to the ring, and a disturbance is given as usual, is given, which moves towards O. At point O, the disturbance can go no further, and is thus reflected back. सबसे पहले रिफ्लेक्टेड का फंडा दबा देने का,
कि भाई क्यों रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये आगे जा सकती नहीं है इसलिए रिफ्लेक्ट होगी. सेकेंडली, पॉइंट O इज फ्री टू ऑसिलेट, फ्री टू मूव ओवर द रॉड. Thus, when the reflected wave moves, thus the net displacement at point O is not zero. At point O is not zero. So the crest is reflected back as a crest and vice versa. That is, there is no phase difference between incident and reflected waves. And if I were to write the equations for the incident and the reflected wave, same type as before, मैं ये 3 कॉलम में ये 3 पॉइंट ले लूंगा. ओके भाई, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव. वाई आई भाई, इंसिडेंट किस तरफ जा रही है? वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव एक्स तरफ जा रही है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी. एंड इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव भाई कोई और बताएगा? वाई आर, इज देयर एनीवन? रिफ्लेक्टेड का बेटा ए का ए ही रहने वाला है ना, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहा. क्रेस्ट अगर ट्रफ बन गया होता तो माइनस ए होता यहां पे. सो ए रिमेन्स ए साइन, एब्सोल्युटली. सो क्रेस्ट रिमेन्स अ क्रेस्ट, ट्रफ रिमेन्स अ ट्रफ. दैट इज नो फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस is 0 radian between incident and reflected waves. Is this absolutely agreeable? कोई शक? ओके भाई, मस्त टॉपिक आया है बीट्स. डू यू नो बीट्स क्या होता है? आई थिंक एवरीबडी नोस बीट्स क्या होता है. ये जो गाने के पीछे चलता रहता है, टिक चक टिक चक टिक चक टिक चक. हैव यू हर्ड दैट? इसको बीट्स कहते हैं ना. आई एम नॉट सो मच इनटू म्यूजिक बट आई एम श्योर यू ऑल आर इनटू म्यूजिक. उसको बीट्स कहते हैं. तो ये अगर आप शांति से इसको एनालाइज करो तो कैन यू सी दैट इट इज लाइक टिक चिक टिक चिक टिक चिक टिक चिक, है ना? जैसा हार्ट बीट, लुप डुब लुप डुब लुप डुब. मैक्सिमम इंटेंसिटी, जीरो साउंड. मैक्सिमम साउंड, जीरो साउंड. मैक्सिमम साउंड, जीरो साउंड. सो बीट्स अगर फिनोमिनन में डिफाइन करने जाऊं तो द फिनोमिनन इन विच the loudness, the intensity of sound, loudness of sound becomes maximum and zero periodically is called beats. अकेला ढाक या अकेला चिक बीट नहीं होता. चिक, ये ढाक चिक जो होता है ना, ये एक ढाक और एक चिक, दैट्स अ बीट. बराबर. सो ढाक मीन्स मैक्सिमम साउंड, चिक मीन्स जीरो साउंड. ढाक चिक ढाक चिक ढाक चिक. So maximum sound, zero sound, maximum sound, zero sound. This is what is called beats. अच्छा, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है लेबोरेटरी में, वैसे इस साल तो शायद नहीं किया होगा, किया है प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में? ऐसी चीज देखी है कभी? इसको कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क. आई एम श्योर देखा तो होगा ही. बहुत ही बढ़िया चीज होती है ट्यूनिंग फॉर्क. ऐसा ही होता है, ये हैंडल पकड़ने के लिए होता है एंड यू नो ये ट्यूनिंग फॉर्क को लेने का और रबर पैड पे ऐसा डोंग करके मारने का एंड हाँ यस और यस, इसके दोनों जो वो है चिंग 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 वाइब्रेट करेंगे और मस्त साउंड निकलेगा इसका.
तो सर इसका क्या काम है? अगर आप किसी दिन फिजिक्स लेबोरेटरी में जाओ और इस ट्यूनिंग फॉर्क को पकड़ के ऐसा मारना और फिर आवाज सुनना, आवाज आएगा ढंग। ये मेरे पास ट्यूनिंग फॉर्क तो है नहीं, काश होती तो मैं आपको यही सुना देता, पर मेरे पास मुंह है और मेरा मुंह बहुत अच्छी तरह ये आवाज रिप्रोड्यूस कर पाता है। सो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क पकड़ के आप मारते हो एक पैड पे तो ढंग ऐसी आवाज मस्त आएगी आपको। शायद यूट्यूब पे और कोई वीडियोस भी होंगे जिसमें ऐसा कुछ किया होगा। अगर सपोज एक ट्यूनिंग फॉर्क है 256 हर्ट्ज और दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है, गंदी ट्यूनिंग फॉर्क है सर, मैं जानता हूं, मैंने नहीं बनाई, 260 हर्ट्ज। अगर तुम ये 256 वाली मारोगे तो ढंग ऐसा आवाज आएगा, 260 वाली मारोगे तो ढंग ऐसा आवाज आएगा। पर अगर तुम ये दोनों साथ में मारोगे ना, यू वोंट बिलीव इट, यू सीरियसली वोंट बिलीव इट। जो आवाज आएगा फिर से एक बार 256 या 260 की इंडिविजुअल मारो ना तो ढंग ऐसा आवाज आएगा। पर अगर ये दोनों साथ में स्ट्राइक करो ढंग ढंग तो आवाज कैसा आएगा पता है? ढंग। कैन यू सी दैट? ये दोनों का जब मिलन हुआ तो इस तरह कुछ हुआ कि साउंड ढंग की बजाय ढंग, मैक्सिमम जीरो। ये दोनों ने मिलके जो प्रोड्यूस किया है वो है बीट्स। बरोबर? हमको ये जो ढंग सुनाई देते ना, इसको कहते हैं बीट्स। और कितनी बीट्स आएगी? 260 माइनस 256, एक सेकंड में 4 बीट्स आएगी। 4 बार ढंग ऐसा होगा। सो दिस इज व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ बीट्स, जिसमें साउंड तुम दो चीजों को, आई एम श्योर डीजेस जो यूज करते हैं मिक्सर, आई एम श्योर डीजे से पाला पड़ा होगा कभी ना कभी। जो डीजे शादियों में वगैरह गाना बजाने आते हैं, देखा है कभी? उनके पास एक साउंड मिक्सर होता है, बढ़िया सा डिवाइस होता है ये, जिसमें अलग अलग टाइप के साउंड डाल के हम मिक्स कर सकते हैं। और चाहे वैसा डिकचिक 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 या डिकचिक 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 ऐसा कोई भी साउंड बना सकते हो। तो ये जो हम दो नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, उनको मिक्स करते हैं तो बीट्स कैसे बनते हैं आओ देखें। बट डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं साउंड को मैक्सिमम जीरो करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बीट्स। यूट्यूब पे ढूंढना, अगर मुझे मिलेगा तो मैं एक आध लिंक भेजूंगा आपको कि इस तरह होते हैं बीट्स। सो वी हैव टू वेव्स, we have two sound waves having same amplitude and slightly different frequencies, slightly, हाँ, ज्यादा नहीं डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहां पे देखा 4 का ही डिफरेंस था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, इन दोनों का नाम है S1 is A cos omega 1t and S2 is A cos omega 2t. Cos law, sin law doesn't make any difference. फंडा तो जीरो और उससे कोसाइन और साइन दोनों ही साइनोसॉइडल ही है, तो बात नहीं है। These waves are mixed and the resultant wave is, ध्यान से देखिएगा, S is equal to S1 plus S2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिल्कुल। सो A कॉमन, cos omega 1t प्लस cos omega 2t। अच्छा, मैं यहां पे लेट omega 1 ग्रेटर देन omega 2 ऐसा कह देता हूं। भाई फिर से मैथ्स वाले सावधान, दिस इज cos A प्लस cos B। एनीबॉडी फॉर cos A प्लस cos B? No sir, nothing doing. 2 cos A plus B by 2, cos A minus B by 2। साइन लेते तो sin A plus sin B, 2 sin A plus B by 2 sin A minus B by 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो वही होती। सो
कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें. सो ए इंटू 2 cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी इंटू cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी. इज दिस अग्रीएबल? ओके. अच्छा, लेट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 be called omega A and omega 1 minus omega 2 by 2 be called omega B. ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को मैं ओमेगा ए का नाम देता हूं एंड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 को मैं ओमेगा बी का नाम देता हूं. तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? कैन आई टेक दिस ऑफ? फिनोमिनन डिफाइन कर दिया था मैंने, जल्दी से दिखा दो क्या बन जाएगा इक्वेशन. सो S is 2a cos omega bt into cos. Now the most important thing is understanding कि सर ये इक्वेशन एक्चुअली कहता क्या है. ध्यान से देखें, तुमको अगर दिक्कत है तो तुम ओमेगा 1 को 250, ओमेगा 1 को 260 और ओमेगा 2 को 256 ले लो, तो इमेजिनेशन ज्यादा अच्छी तरह होने वाला. तो सबसे पहले व्हाट इज ओमेगा ए? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 मतलब 260 प्लस 256 बाई 2 कितना होता है? 258, राइट? ओमेगा ए कितना? 258. और ओमेगा बी कितना? 260 माइनस 256 बाई 2, इजंट इट 2? तो ये ओमेगा है 258 और ओमेगा बी है 2. सो द रिजल्टेंट वेव, ध्यान से देखें, रिजल्टेंट वेव मूव्स विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा ए विच इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2. ये उस वेव की फ्रीक्वेंसी है एंड उसका एम्पलीट्यूड, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड है एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ध्यान से, इज 2a cos omega bt. Can you see the amplitude is depending on the cosine function? The amplitude, that is the amplitude, simple 2a नहीं है, 2a cos omega bt, that is amplitude depends on the cosine function. And I'm sure everybody knows cosine function एक पूरी साइकिल में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार जीरो होता है पीरियोडिकली. जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो. सो cosine function which becomes maximum and zero twice in one whole cycle. सर तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड भी एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होगा और तुरंत 2 बार जीरो होगा. मैक जीरो, ढिक चिक ढिक चिक. सो एक साइकिल में 2 बार जीरो और 2 बार मैक्सिमम होगा. साउंड की इंटेंसिटी, साउंड का एम्पलीट्यूड इस तरह ही मैक्सिमम और जीरो के बीच ऑसिलेट करेगा. यहां पे ये 260 हो या 256 हो, इनके एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, बट ये जो रिजल्टेंट वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड कॉस पे डिपेंड कर रहा है, ड्यू टू विच वो 2 बार जीरो और 2 बार मैक्सिमम होगा. सो द amplitude of resultant wave becomes maximum and zero periodically throughout the cycle. Throughout. This is called beats. This is called beats. एंड हम डिफाइन करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स, इसको हम कहेंगे ओमेगा बीट इज एक्चुअली ट्वाइस ओमेगा बी. ए व्हाट वाज ओमेगा बी? इजंट इट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2? तो 2 2 कट गया, विच इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2. सो
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन कमिंग अप, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको भाई. व्हाट इज ओमेगा? इजंट इट 2 पाई नू? 2 पाई नू बीट is 2 pi nu 1 minus 2 pi nu 2. 2 pi कट हो गया. So nu beat is nu 1 minus nu 2. This is the number of beats per unit time. This is the number of beats per second. So अगर तुम्हारी एक फ्रीक्वेंसी 260 है, दूसरी 256 है, तो what will be your number of beats in 1 second? 260 minus 256, 4 beats per second. Alright, so this is what is the idea of beats. Sound becoming periodically maximum 0, और आपको इसी तरह beats सुनाई देती है, डिंग डुंग डिंग डुंग डिंग डुंग डिंग डुंग. Okay, so this is the idea of beats. Is this agreeable? Okay, मैं करने जा रहा हूं illustration number 6. Are you there with me? The most important formula is only one, nu beat, nu 1 minus nu 2. खेल खलास. So illustration 6 करने जा रहा हूं मैं. Stay with me. एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बीट फ्रीक्वेंसी नू बीट इज ओमेगा नू 1 माइनस नू 2. और इसी से दो चीजें सॉल्व होंगी, एक तो इलस्ट्रेशन 6 और एक दूसरा एक न्यूमेरिकल है जिसका नंबर अफसोस मुझे याद नहीं. इलस्ट्रेशन 6. ओके, व्हाट डज इट से? इलस्ट्रेशन 6 ये कहता है कि 2 सितार स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्लेइंग द नोट धा are slightly out of tune and produce beats of frequency 5 hertz. So पहले केस में nu beat is 5 per second, 5 beats per second. The tension of string B is slightly increased. Tension in B is increased and the beat frequency is found to decrease to 3 hertz. Therefore nu beat dash is 3 per second. आपने देखा बीट्स कम हो गई. ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी? नो बी क्या है? इफ नो ए इज 427. ओके, बहुत से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर क्या पूछा है, समझ में नहीं आया. अच्छा, दो तुम्हारे पास सितार स्ट्रिंग्स है, एक ए है और एक बी है. ए का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 427, बी का पता नहीं, बी का पता लगाना है. और दोनों को साउंड किया तो हमको बीट्स मिली 5 बीट्स पर सेकेंड. मतलब नू ए माइनस नू बी या नू बी माइनस नू ए इज 5. फिर हमने बी में टेंशन थोड़ा सा कम किया और टेंशन कम करने से हमने देखा कि बीट नंबर ऑफ बीट्स घट गए. तो ये दो डेटा यूज करके हमको नू बी फाइंड करना. ध्यान से सुनिएगा. नाउ वी नो ओरिजिनली नंबर ऑफ बीट्स per second, I think everybody knows nu beat is nu 1 minus nu 2. मतलब अगर सपोज करो कि ये बड़ा होगा तो 427 minus nu b is 5. तो how much will be nu b? Don't you agree it is 427 minus 5? पर अगर तुम सोचो कि nu b बड़ा है, so frequency of string B can be 427 minus 5 hertz or it can be 427 plus 5. That is, either it is 422 hertz or 432 hertz. First of all, do you agree with this idea? People, do you understand what I am trying to do here? Suppose nu a बड़ा है nu b से, तो nu a minus nu b is 5. ओके, तो nu a दिया हुआ है 427 minus nu b is 5. ये माइनस nu b को यहां ले आता हूं तो nu b
is 427 minus 5 which is 422 hertz. पर ये पॉसिबल तब है जब नू ए बड़ा हो. अगर नू बी बड़ा है तो नू बी माइनस नू ए इज 5, तो नू बी इज नू ए प्लस 5 which is 427 plus 5 which is 432 hertz. Is this agreeable? अब ठीक है people, good enough. So the most important is the first idea, जहां पे आप ये कहते हो कि मेरे को पता नहीं कौन सा बड़ा है, पर एक 427 है, बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो सेकंड का या तो 427 माइनस 5 होगा या तो 427 प्लस 5 होगा. दैट मीन्स इधर इट इज 422 या इट इज 432. The second data will help us to come to a conclusion. What is the second data? Now, ध्यान से सुने अब. Now, tension in string B is increased. Tension बढ़ाया है. So speed. Hey, do you remember speed of transverse wave in a medium? V is equal to root of T by mu, है ना? आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में किया था हमने. अगर तुम टेंशन बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी. सो स्पीड इन B increases and finally V is equal to nu lambda. अगर तुम स्पीड बढ़ा रहे हो तो नू भी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा. सो फाइनली वी इज नू लैम्बडा. thus so if speed increases the frequency also increases. my god, मतलब तुमने टेंशन बी का बढ़ाया तो उससे स्पीड बढ़ी और स्पीड बढ़ी उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ी. ओके, फ्रीक्वेंसी बढ़ी. ओके, अगर मैं ओरिजिनल 422 लेता हूं तो उसकी बढ़ के कितनी हुई होगी? अच्छा 432 लेता हूं, चलो 432, तो 432 की बढ़ के कितनी हुई होगी? 434 लेटर से. सो कितने बीट्स हुए होंगे? 434 minus 427. Anybody can tell me कितने बीट्स हो रहा है? 7. 5 पहले था और अब 7 हो गया, पर ओरिजिनल देखो क्या बढ़ रहा है या घट रहा है बीट्स? ओरिजिनल 5 था, अब यहां घट रहा है. अगर तुमने 432 माना होता तो ये तो बढ़ रहा है. दैट इज नंबर ऑफ बीट्स इज इंक्रीजिंग. बट अकॉर्डिंग टू डेटा नंबर ऑफ बीट्स इज डिक्रीजिंग. ओ माय गॉड, तो इसका मतलब है नू बी इज लेस देन नू ए. 432 नहीं है, वो 422 है. दैट इज नू बी इज 422 हर्ट्ज. अब बात समझ में आई आपको पीपल? फ्रीक्वेंसी बढ़ी, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ी. अब तुम कोई भी एक ऑप्शन उठा लो. 432 का बढ़ के 434 हो गया. अब कितनी बीट्स होगी? 434 माइनस 427, 7 बीट्स. मतलब नंबर ऑफ बीट्स पहले 5 थी, अब 7 हो रही है, बढ़ रही है. पर रियलिटी ये है कि बीट्स घट रही है. तो इसका मतलब है 432 वाला हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है. हमारा अजम्पशन 422 वाला ही सही है. इज दिस अंडरस्टैंडेबल पीपल? एक और सम करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी. मैं करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर, मिल रहा है मुझे न्यूमेरिकल नंबर 18. न्यूमेरिकल नंबर 18, 1818. सेम आइडिया, बस डेटा अलग है, थोड़ा सा बात अलग है. इसी तरह अजम्पशंस लेके आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कौन सा अजम्पशन वैलिड रहता है, क्या रहता है. हमेशा अजम्पशन लेके काम करना काफी अच्छा रहता है. न्यूमेरिकल 18,
what does it say? It says two sitar strings A and B play the note ga, are slightly out of tune and produce beats of 6 hertz. So nu beat is 6 per second. Okay. The tension in the string A is reduced. Tension in A is reduced, and beat frequency found to reduce to 3 hertz. Nu beat dash 3 per second. If original frequency of A given nu A 324 hertz, तो फिर nu B क्या है वो फाइंड करो. What is the frequency of B? ओकी डोकी. ओके भैया, छूटे लगान भाई. वी नो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. ये लिख देना अच्छा होता है. nu बीट इज nu 1 माइनस nu 2. अब दिया है तुमको A 324. B A से बड़ा भी हो सकता है, B A से छोटा भी हो सकता है. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ B, string B, can be 324 plus 6 और 324 minus 6. मतलब minus 6 यहां डाल दिया. दैट इज भाई 324 minus 6 कितना हो जाएगा? 318. और 324 plus 6 कितना हो जाएगा? 330. ओके भैया, अब चलो एनालॉजी शुरू करते हैं, आइडिया शुरू करते हैं. टेंशन इन स्ट्रिंग ए इज रिड्यूस्ड, तो स्पीड का क्या होगा श्रीमान? अच्छा, विल डिक्रीज. क्या बरोबर, तो डिक्रीज ही बोला ना. अच्छा, मुझे इंक्रीज और डिक्रीज में समझ में नहीं आया. मैं सोचा v प्रोपोर्शनल टू t है तो डिक्रीज बोला होगा. ओके, नो इशू, सही बोला, जो भी है बढ़िया है. तो स्पीड डिक्रीज होगी भाई. स्पीड डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी, क्या बात है, क्या बात है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ b विल डिक्रीज. ओ हो भाई, अजम्पशन ले लो. अगर 318 होता है तो उससे डिक्रीज होके करीबन कितना पकड़ लो, डिक्रीज होके 316. तो अब नंबर ऑफ बीट्स कितने होंगे? 324 माइनस 316 कितने हुए महाराज? 8. पहले नंबर ऑफ बीट्स कितने से थे? 6. अब कितने होंगे? 8. बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ बीट्स, पर डेटा तो ये कहता है कि नंबर ऑफ बीट्स घट रहे हैं. सो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विल इंक्रीज, बट अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा देखा बेटा, बीट्स रिड्यूस हो रहे हैं. नंबर ऑफ बीट्स इज रिड्यूसिंग. हो. सो हमारा जो आइडिया है कि ये 318 है वो गलत है. सो नूबी इज नॉट 318. भाई कौन सा और ऑप्शन है नूबी का? 10. नूबी ग्रेटर देन नू ए, and as a result nu b is 330 hertz. Are you checking that out? Is this agreeable? वैसे आपको इतना सारा लिखना नहीं होता, बट ये मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि लोगों को अक्सर ये दिक्कत होती है समझने में कि सर ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है समझने में. तो मैं हमेशा सबसे पहले नू बी का क्या ऑप्शन हो सकता है वो निकाल लेता हूं, फिर डेटा क्या है, टेंशन घट रहा है बढ़ रहा है जो भी है वो देखता हूं, फिर एक आध ऑप्शन लेके आगे बढ़ जाता हूं. सो एक आध ऑप्शन लेके फिर बी का घटा हुआ है ना, तो 316. ओके, तो 324 माइनस 316 कितना हो गया? 8. भाई देखो तो डेटा कितना है? 3. ओ माय गॉड, इसका मतलब है ये हमने यहां बढ़ रहा था, देखा डेटा कह रहा है घट रहा है, तो हमारा जो 318 है वो गलत है. दूसरा ऑप्शन चूज करो विच इज 330. फेयर इनफ.
ओके, तो ये हुआ। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। हमने न्यूमेरिकल 6 किया था ना, वो बैट वाला, रिफ्लेक्टेड साउंड ट्रांसमिटेड साउंड वाला, आई थिंक सो। यस सर किया 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 किया, वेरी गुड। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल 13 दिखाना चाह रहा हूं आपको। कैन यू सी न्यूमेरिकल 13? इससे ऊपर ही है 18 के। Below are some functions of x and t to represent the displacement of an elastic wave. State which of these represent traveling wave, stationary wave या none at all. जो पहला वाला इक्वेशन है ना, इट इज अ स्टेशनरी वेव, बाजू में लिख दीजिए स्टेशनरी वेव, ए वाला। बी वाला इट्स नॉट अ वेव एट ऑल, नो वेव। सी वाला y is equal to 3 sin 5x minus 0.5 t 4 cos 5x minus 0.5 t. Isn't this of the form sin kx minus omega t cos kx minus omega t? So this is also a traveling wave. This is a traveling wave. C वाला जो है traveling wave है। And D वाला y is equal to cos x sin t plus cos 2x sin 2t. तो दोनों में cos sin है, तो this is superposition of two stationary waves. जो D वाला ऑप्शन है, it is a superposition of two stationary waves. All right, so I think this is about it.